अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद यासिर कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यासिर कियानी एवरीथिंग। आज हमारा टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कब केमिकल इक्विलिब्रियम सामने आता है, टुडे वी विल डिस्कस ऑल दैट स्टफ। सो केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ अ फिनोमिनन जब रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम वो फिनोमेना है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस नेवर गॉन टू कंप्लीशन। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उनमें जब रिएक्टेंट्स हैं वो मिलकर प्रोडक्ट बना देते हैं, प्रोडक्ट दोबारा से टूटकर बैक टू रिएक्टेंट्स बना देते हैं। ठीक है, सो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस ओनली दे कैन शो द केमिकल इक्विलिब्रियम। सिर्फ वही जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की। फॉरवर्ड रिएक्शन इज द रिएक्शन बाय विच the reactants get themselves converted into products। आगे चलिए जी, ये देखिए हमारे पास ये NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। यहाँ K1 इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसे आप KF भी कह सकते हैं। ठीक है, और K-1 या ये आपके पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, उसका कांस्टेंट है। तो N2O4 में कन्वर्ट हो रहा है, NO2 कन्वर्ट हो रहा है N2O4 में। N2O4 दोबारा से ब्रेक होकर फिर NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब जिस रफ्तार से फॉरवर्ड रिएक्शन कन्वर्ट होता है, जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, इसी स्पीड से जब प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लग जाते हैं या दोनों स्पीड्स इक्वल हो जाती हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, देन वी कैन से दैट दिस रिएक्शन रीचेज द इक्विलिब्रियम। वी कैन से दैट दैट रिएक्शन रीचेज द इक्विलिब्रियम। दूसरी बात आपने खास ये याद रखनी है कि इक्विलिब्रियम में जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो वो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करेंगे। वो लॉ ऑफ मास एक्शन हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो होता है हमेशा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और जो इनकी मोलर कंसंट्रेशन होती हैं, ये जो 2 लिखा हुआ है ये मोल्स हैं, तो वो मोलर कंसंट्रेशन दे बिकम द पावर ऑफ दैट। यही चीज हम आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर। आगे चलिए जी। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट्स किए गुल्डबर्ग ने और वाग ने, ठीक है, 1864 से 1879 में, और उन्होंने ये बताया कि द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, बिकॉज जैसे जैसे प्रोडक्ट टाइम गुजरता है रिएक्शन के अंदर, रिएक्टेंट जो है वो कम होते चले जाते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, जब दोनों के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता फर्दर, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती हैं, एट दैट टाइम हम कहते हैं कि रिएक्शन क्या अचीव कर गया, इक्विलिब्रियम अचीव कर गया। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अब सबसे पहले आप देखिए हमारे पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो क्या स्टेट करता है। लॉ ये स्टेट करता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ to the product of molar concentration of reactants, and rate of reverse reaction is directly proportional to the product of molar concentration of products। देखिए RF अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन A एंड मोलर कंसंट्रेशन B, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास रिएक्टेंट का रेट है। इसी तरह जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है इसके अंदर RB या RR रिवर्स रिएक्शन का रेट होगा। इसमें C और D की जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं, जितने मोल C और D के हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, और फिर जिस कदर ये मोल ज्यादा होंगे इतना रिवर्स रिएक्शन तेज होगा। जब ये दोनों रेट्स इक्वल हो जाते हैं, RF इज इक्वल टू RR, देन हम कह सकते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर गया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अच्छा, अब ये जो A के साथ ये स्मॉल a लगा हुआ है और B के साथ ये स्मॉल b है, दीज आर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स।
और ये C के साथ स्मॉल c लगा हुआ है एंड D के साथ स्मॉल d लगा हुआ है। These are the molar concentration of coefficients of molar concentration of products। ठीक है, आगे चलिए। ये देखिए आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें A सब्सटेंस B के साथ कंबाइन हो रहा है और उससे प्रोडक्ट C एंड D बन रहे हैं। फिर C और D दोनों दोबारा आपस में रिएक्ट कर रहे हैं या इनकी ब्रेकडाउन हो रही है, दे आर कन्वर्टिंग बैक इनटू देयर रिएक्टेंट्स। तो इस रिलेशनशिप को, जो दोनों की वैल्यूज हैं, इस रिलेशनशिप को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप K इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यानी रिएक्शन ऑफ मोलर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब जो उनके कोफिशिएंट्स होंगे इक्वेशन में, मोलर कोफिशिएंट्स जो होंगे, जैसे कि स्मॉल a लिखा हुआ है, स्मॉल b लिखा हुआ है, स्मॉल c और स्मॉल d, दे विल बिकम द पावर्स, दे विल बिकम द पावर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। कैन आई हैव अ व्हाइट शीट प्लीज? तो इसे हम ऐसे लिखेंगे कि आपके पास ये रिएक्टेंट A है और ये रिएक्टेंट B है, ये प्रोडक्ट C है, प्रोडक्ट D है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये वो रेट है जिससे A और B कन्वर्ट हो रहे हैं C और D में। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो रेट है जिससे ये कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू प्रोडक्ट बैक इनटू रिएक्टेंट्स A एंड B, बैक इनटू रिएक्टेंट्स A एंड B। अब दोनों रेट्स जिस टाइम पे बराबर हो जाते हैं, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है, रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, लेट मी डू इट फॉर यू। यहां पर मैं आपके लिए थोड़ी सी डिटेल कर देता हूं उसकी। अच्छा जी, देखिए आपके पास A प्लस B फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट से कन्वर्ट हो रहे हैं C और D। ओके, C और D रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन के रेट से वापस आ रहे हैं A और B में। अब होगा ये कि जब आपके पास ये ग्राफ है, इसमें आपके पास कंसंट्रेशन है ये, और इधर आपके पास क्या है, टाइम है। शुरू में आपके पास रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, A और B ज्यादा होंगे, और प्रोडक्ट C और D बिल्कुल जीरो होंगे। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर विल बी अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड देयर विल बी अ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जहां पे इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे देयर विल बी नो मोर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दिस स्टेज विल बी कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम, विल बी कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ हमें ये बताता है, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन ये हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये बताता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। इसी तरह अगर हम लिखें RF, ये प्रोपोर्शनलिटी है, टाइम्स इज इक्वल टू कांस्टेंट A B, प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, और ये कांस्टेंट जब हम यहां लगाएंगे RF आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू KF A B। सिमिलरली यह हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन RB, इसे आप बैकवर्ड रिएक्शन कह सकते हैं,
that is directly proportional to molar concentration of product and molar concentration of C and D. RB is equal to constant C D product, molar concentration of products, product और molar concentration of products. अब आपके पास यहां पर आ जाएगा RB इज इक्वल टू के बी सी इंटू डी. अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई और एक आपके पास ये इक्वेशन आ गई. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं. जब आपके पास आर एफ आर बी के इक्वल आएगा, ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे के एफ ए इंटू बी इज इक्वल टू के बी सी इंटू डी. अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा के एफ ओवर के बी इज इक्वल टू सी इंटू डी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी. अब ये आपके पास के एफ ओवर के बी जो है ये इक्वल होता है आपके पास इक्वल टू के सी, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो के सी आपके पास आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी. ठीक है. अब अगर इसके साथ कोफिशिएंट्स हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, तो कोफिशिएंट्स यहाँ पर आपके पास पावर बन जाएंगी स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी. इस तरह अगर ये मोल्स बराबर है तो केसी की कोई यूनिट्स नहीं होंगी, और अगर ये मोल्स बराबर नहीं है तो केसी की फिर कोई ना कोई यूनिट्स होंगी. ठीक है. उसके बाद यहाँ तक हम इस बात को लेके आगे चलेंगे. ठीक है जी. अच्छा जी, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट हम चलेंगे आगे जी. अब ये देखें, ये वही आगे केसी की एक्सप्रेशन आ गई, केसी इज इक्वल टू, अब यहां इसने उल्टा लिखा हुआ है सी डी इफ वी रिवर्स द रिएक्शन. ठीक है, तो वापस आ गया. इससे आगे चलेंगे. अच्छा ये देखें, लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या है आपके पास सी मोलर कंसंट्रेशन, डी मोलर कंसंट्रेशन, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ए मोलर कंसंट्रेशन बी. अगर तो इनके मोल्स बराबर है तो किसी के कोई यूनिट्स नहीं आएंगे. लेकिन अगर रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल डिफरेंट हैं, ठीक है, समटाइम्स इक्विलिब्रिया जो है हेटेरोजेनियस होता है, दो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में इक्विलिब्रिया होता है. ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि होमोजेनियस इक्विलिब्रियम वो होता है जब फिजिकल स्टेट्स जो है वो एक जैसी हो, रिएक्टेंट भी गैस हो, प्रोडक्ट भी गैस हो, ये होमोजेनियस इक्विलिब्रिया होगा. रिएक्टेंट भी लिक्विड, प्रोडक्ट भी लिक्विड, रिएक्टेंट भी सॉलिड, प्रोडक्ट भी सॉलिड. लेकिन जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट है इसके अंदर चेंज आ जाए, रिएक्टेंट की स्टेट कोई और हो, रिएक्टेंट गैस है, प्रोडक्ट लिक्विड है, ठीक है, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए तो हम कहेंगे ये हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया है. तो बहरहाल जब इनके नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं तो नंबर ऑफ मोल चेंज होने पर केसी के यूनिट नंबर इस पर डिपेंड करते हैं. ठीक है जी. उसके बाद हम आगे चलेंगे. नेक्स्ट हमारे पास ये देखेंगे, अगर हम बात करेंगे प्रेशर और टाइम की, गैसेस इक्विलिब्रियम है, तो वही जो रिएक्शन हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि NO2 जब डिकम्पोज होती है इनटू N2O4 और N2O4 बैक इनटू NO2 होती है, तो इसमें यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज हो रही है और रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है, और यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है. तो जहाँ पर दोनों के पार्शियल प्रेशर इक्वल आ रहे हैं इस जगह पर आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है. ठीक है जी. उसके बाद हम आगे चलेंगे. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिटलेस होता है. मैंने आपको बताया कब यूनिटलेस होता है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन इक्वल होती हैं.
व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन मोलर प्रोडक्ट्स आर सेम, देन आपके पास केसी के कोई यूनिट नहीं आएंगे, ठीक है। इसके और इसके यूनिट को डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा, तो केसी की कोई यूनिट नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ये देखें आपके पास पावर्स लिखी हुई हैं, ठीक है। ए और बी, सी और डी की पावर 7 होंगी तब। उसके बाद आगे गैसेस एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि वी कैन रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर आप पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो केसी ऐसे लिखेंगे आप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, पी सी मल्टीप्लाई बाय पी डी दोनों की पावर्स डिवाइडेड बाय पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रिएक्टेंट दोनों की पावर्स ए एंड बी, ठीक है जी। ये ऐसे हो जाएगा। आगे चलेंगे हम। अब यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जब भी आपको सिंपल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखने के लिए दिया जाए, दो चीजें आपने नोट करनी है। पहली चीज ये है कि एक डबल एरो होना चाहिए, हर वो रिएक्शन जो रिवर्सिबल हो दैट कैन अचीव इक्विलिब्रियम, जो रिवर्सिबल नहीं है दे डू नॉट अचीव इक्विलिब्रियम, लिहाजा पहली चीज तो ये आएगी। सेकंड चीज ये है कि जब आपको कहा जाए कि किसी केमिकल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में आप एक्सप्रेस करें तो देन यू आर सपोज टू डू दैट कि आप प्रोडक्ट को मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइड कर दें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से और आगे केसी लिख दें। केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ NO2। आगे चलिए, ये देखें अब यहाँ आपके पास ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखा हुआ है, NO2 के साथ आपके पास 2 लिखा हुआ है तो 2 उसकी पावर बन गई है। अब यहाँ पर केसी के यूनिट होंगे डेफिनेटली, क्योंकि नीचे पावर ज्यादा है ऊपर पावर कम है, लिहाजा केसी के यूनिट्स होंगे। आगे चलेंगे जी। उसके बाद कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, बाय इंसर्टिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। अगर गैसेस इक्विलिब्रियम तो पार्शियल प्रेशर भी एंटर हो सकता है, क्योंकि गैसेस डिपेंड करती हैं पार्शियल प्रेशर पे, ठीक है, उनके अंदर मोल्स का ताल्लुक होता है प्रेशर से, ठीक है। तो अगर आप बाकी चीजें कांस्टेंट रखें तो पार्शियल प्रेशर के ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि गैस जब किसी रिएक्शन में बनेगी या डिकम्पोज होगी तो उसके पार्शियल प्रेशर में चेंज आएगी। इसी तरह ये देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम इज 0.0165 मोलर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 इज 0.0417 मोलर। तो यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, ये न्यूमेरिकल है, ये एग्जांपल है, आपकी बुक में भी ये एग्जांपल दी हुई है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आगे चलिए जी, यहाँ पर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, N2O4 की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NO2 की मोलर कंसंट्रेशन, क्योंकि इक्वेशन में 2 मौजूद है, ये 2 पावर बन जाएगी तो ये आपके पास 153 आ जाएगा, ठीक है। और आगे इसकी यूनिट नीचे वही आ जाएगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनवर्स। इसी तरह यहाँ पर K की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, कि आपके पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO2 is still 0.0165 and N2O4 is 0.0417 moles. What is the value of Kc? तो Kc निकालने के लिए नेक्स्ट आगे चलेंगे, तो Kc आपके पास ये कैलकुलेट हुआ है 6.53 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ आपके पास Kc की वैल्यू आ गई है। द वैल्यू ऑफ इज जस्ट K-1 फॉर द प्रीवियस रिएक्शन, ठीक है जी। आगे चलिए, इससे भी आगे चलेंगे, ये हम कर चुके हैं पहले। यहां देखें पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, द इक्विलिब्रियम ऑफ NO2 पार्शियल प्रेशर इज 1.26 एटमॉस्फेयर एंड N2O4 इज 0.199 एटमॉस्फेयर। तो देखें पार्शियल प्रेशर की वैल्यू इंसर्ट की, इक्वेशन के मुताबिक इसी तरह स्केयर लेंगे इसका, तो आपके पास इस इक्विलिब्रियम में इन पार्शियल प्रेशर पे Kc की वैल्यू 0.125 आ जाएगी, ठीक है जी। आगे चलेंगे, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन की हमारे पास वीडियो थी। उम्मीद है आपको लॉ ऑफ मास एक्शन समझ आया होगा, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन में आपने सिर्फ ये देखना है रीकैप में कि आप जब किसी केमिकल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में लाते हैं तो सबसे पहले वो केमिकल रिएक्शन
जो कि रिवर्सिबल होते हैं, दे कैन अचीव इक्विलिब्रियम, वो सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे ही एक रिएक्शन स्टार्ट होता है तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट होता है, तो ये याद रखें कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस कैन नेवर रीच अप टू इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कभी भी इक्विलिब्रियम को नहीं पहुंच सकते, ठीक है। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन को नहीं पहुंच सकते, सॉरी फॉर दैट। इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते, ठीक है। दे नेवर रीच अप टू द कंप्लीशन। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहते हैं, प्रोडक्ट बैक इनटू रिएक्टेंट, और ये सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है, प्रोडक्ट की बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो रफ्तार, वो रेट जिस पर रिएक्शंस जो हैं, रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसको आरएफ या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और वो रफ्तार, वो स्पीड जिससे प्रोडक्ट बैक इनटू रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, उसको रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। जब ये दोनों स्पीड्स, जो दोनों वेलोसिटी, रिएक्शन वेलोसिटीज बराबर हो जाती हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल आ जाता है, फिर हम कह सकते हैं कि रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज को पहुंच गया है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमें सिर्फ ये बताता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, जो उल्टा रिएक्शन है, ठीक है, जहां प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद जो इक्वेशन के अंदर मोलर कंसंट्रेशन होती है, दे बिकम द पावर। जब भी आपने किसी इक्विलिब्रियम को केसी की शक्ल में शो करना है, तो केसी की शक्ल में आपने उसको ऐसे शो करना है कि केसी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और बाकी जो इनकी मोलर कंसंट्रेशन है उसकी आपने पावर्स बना देनी है, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ मास एक्शन का लेक्चर, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपने वीडियो को देखकर इसको कमेंट करना है, ठीक है, और कमेंट करने के बाद आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा कि आप दिल के हाथों मजबूर होकर तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो वैसे तो रोज़ सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग, ठीक है, घंटी के बटन को बेशक ना दबाएं, घंटी खुद आपके कानों में आके बजेगी, ठीक है जी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।